अभी जो हमने 10 सवाल किए पूरे के पूरे, इस 10 सवाल में कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आया। एक सवाल में, एक दो सवालों में -1 आया और एक में क्या आया, -2 भी आया। तो आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक को कैसे हैंडल करते हैं आप। लेकिन इन 10 सवालात में कोई एक सवाल ऐसा भी नहीं आया जिसमें एंटी लॉग तक माइनस में पहुंचा हो। समझ रहे हैं आप। मिसाल के तौर पर आखिरी में आपके पास ये जवाब आता हल कर आके -3.2478 ये। अब आप जब इसका एंटी लॉग निकालते हैं तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इससे पहले दिया हुआ है माइनस में, अगर ये माइनस में हो तो फिर एंटी लॉग डायरेक्ट नहीं निकालते, क्योंकि आपका जो किताब है वो एंटी लॉग की वैल्यू माइनस वाली नहीं देता, नंबर 1। और फिर क्या आप ये करेंगे कि -3 में 1 जमा करें तो +2 होगा, फिर पॉइंट लगाएं। पूरी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर कैलकुलेशन के बाद एंटी लॉग तक आप पहुँचें और वहाँ पर ये वैल्यू किस में आ जाए तो आप बराह रास्त इसका एंटी लॉग नहीं निकालते। ठीक है। इसमें आपको फिर इसको भी सीधा करना पड़ता है। जैसे वहाँ आपने सीधा करा, इसको भी क्या करना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है। और इसको सीधा कैसे करते हैं, इसको सीधा ऐसे करते हैं, ये -3 है ना, ये -3 है, इससे एक ज़्यादा क्या होता है 4, इससे एक ज़्यादा क्या होता है 4। फोर प्लस करते हैं और 4 ही ऐड करते हैं। क्या करते हैं, 4 प्लस और 4 ही माइनस। भूल गया मैं, भूल गया। ठीक है। यानी पिछले हमने जितने सवाल किए उसमें कैरेक्टरिस्टिक -1 भी आया और कैरेक्टरिस्टिक -2 भी आया। जब आपका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आता है तो लॉगरिथम की जो वैल्यू आप निकालते हैं वो असल वैल्यू नहीं होती, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज में कोई भी सवाल ऐसा नहीं आया जहाँ पर जब आप एंटी लॉग निकालने जा रहे हो तो यहाँ पर रकम किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। ठीक है। तो ये नहीं आया तो मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए कि जब आप सबको हल करने के बाद जो रकम आपके पास बचे वो माइनस में बचे, तो आप इसका बराह रास्त एंटी लॉग नहीं निकालेंगे। याद रखें आप, क्योंकि ये रकम माइनस में है, ये माइनस में है, वो प्लस में है, ये पूरी रकम माइनस में नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको इसे मैनेज करना पड़ता है। वो मैनेज कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है -3, आप इससे एक ज़्यादा प्लस करें इसमें 4 और वही माइनस करें इस पूरी रकम में 3.2478। बात पकड़ में आई। देखो ये कट जाएगा आपस में, कोई फ़र्क पड़ा इस पर नहीं। तो हमने क्या करा, +4 इसमें ऐड भी किया और +4 इसमें से माइनस भी किया। 4 क्यों किया, जितनी रकम होगी उससे एक ज़्यादा। अगर यहाँ 5 होगी तो आप क्या करोगे 6, 8 होगी तो यहाँ क्या करोगे 9। क्लियर। अच्छा, अब ये है +4 और ये है माइनस की रकम, इन दोनों को माइनस करना है, इसको अपनी जगह पे रहने दें। माइनस का 4 ऐसे आ गया और इन दोनों को माइनस करें तो 4.0000 में से आप 3.2478 माइनस कर दें। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और 3 में से 3 गया 0। अब आपके पास ये जो रकम आई है, सही है, ये प्लस में है और ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक ये माइनस में है। जबकि ये वाली पूरी रकम किस में थी, ये ख़ुद भी माइनस में था और ये भी किस में था। और माइनस की वैल्यू आप एंटी लॉग में नहीं देखते, तो हमने इसकी ये वाली रकम को अलग कर दिया और ये जो रकम माइनस में थी इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, प्लस में, 0.7522। अब आप जाके देखेंगे 75 को 2 में मीन डिफरेंस 2। इसको क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये माइनस में थी। इसको क्यों देख रहे हैं,
क्योंकि लॉगरिथम का टेबल में भी और एंटी लॉग के टेबल में भी वैल्यू हमेशा किस में देखी जाती है, प्लस में। अब आप देखिए 75 को 2 में मिड डिफरेंस दो, 5 6 4 9 मिन 3, तो 9 और 3 12 के तो हासिल लगे, 4 और 1 5 6 5। यहाँ से जवाब आ गया 5 6 5 2। अब इसका क्या करना है, इसमें 1 जमा करेंगे, -4 में 1 जमा करेंगे तो क्या आएगा, -3। ये -3 कह रहा है कि पॉइंट वहाँ नहीं जाएगा, अगर प्लस में आता है तो वहाँ जाता है, माइनस में आएगा तो पॉइंट, तो 3 दफ़ा पॉइंट को यहाँ चलाना है। तो आप जब 3 दफ़ा पॉइंट को यहाँ चलाओगे तो 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ आ गया, और 5 6 5 2। अब पॉइंट को अगर वापस आप यहाँ लेके जाओ 1 2 3 4, तो इसका जवाब आ गया 5.652 ज़रब 10 की पावर -4। ज़रा कैलकुलेटर से ये वाली वैल्यू निकालें, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं और ये वैल्यू लिखें। एंटी लॉग मालूम करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग दबाते हैं और फिर क्या वैल्यू लिखें, माइनस का निशान दबाएं, ये वाला माइनस का निशान, ये वाला नहीं, ये वाला माइनस का निशान, -3.2478 3.2478 और बराबर का निशान दबाएं, 5.6519 ज़रब 10 की पावर -4 आखिर में। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात रह गई थी क्योंकि आपकी किताब में इसको कवर नहीं किया। ये एक मुश्किल बात है, आम तौर पर ये बात स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। ठीक है, यानी अगर 100 स्टूडेंट हैं 9th में जो लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, तो 100 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट वो होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी, सिर्फ 10 को पता होगी। अब आपका शुमार भी उन बच्चों में हो रहा है जिनको ये बात पता है। ओके, ठीक है। मसला ये है कि आप जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं ना, वो दुनिया इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, मालूमात की। आपको हर जगह से मालूमात मिल रही हैं। फेसबुक पर आप जा रहे हैं, वहाँ से आपको पोस्ट मिल रही है, उससे कुछ नॉलेज मिल रही है। फिर आप यूट्यूब देख रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिल रही है। दोस्त अहबाब आपको कुछ कह रहे हैं, तो एक पूरा हमला हो रहा है आप पे ना, मुख्तलिफ़ मीडियम के ज़रिए से आप पर ख़यालात का, बयानात का हमला हो रहा है। वालिदैन भी आपको कुछ कह रहे हैं, वो भी अपने नज़रियात आपके सामने रख रहे हैं। उनका ताल्लुक़ मज़हब से भी है, रस्म व रिवाज से भी है, रिवायात से भी है, ख़ानदानी रिवायात से भी है। तो ये सब चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आप उन पर बग़ैर कोई फ़िल्टर लगाए, बग़ैर उसे सोच विचार की मशीन से गुजारे, आप सब को एक्सेप्ट कर ले रहे हो। ये है एक बहुत बड़ा मसला। स्कूल में असातिज़ा भी आपको कुछ बता रहे हैं, आप सुन रहे हो और उसे भी एक्सेप्ट कर ले रहे हो। तो आपका जो जहन है वो बन गया है दरअसल कबाड़ खाना। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन नहीं रही, बल्कि वो यकीन, वो रिवायत, वो क़ानून, वो उसूल की सूरत में आपने जमा कर ली अपने पास। हो सकता है कि वो उसूल गलत हो, वो क़ानून जो आपने क़ानून समझ लिया है वो गलत हो, वो बयानात जो आप समझ रहे हो कि बहुत उम्दा हैं वो उम्दा ना हो। सही है ना? लेकिन क्योंकि आपने वो जहाँ से मिले ले लिए और लेके अपने पास जहन में महफूज कर लिए, तो पूरा दिमाग एक काठ कबाड़ बन गया। अच्छा, फिर उन्हीं बयानात, उन्हीं ख़यालात की बुनियाद पर आपके एहसासात और रवैये डेवलप हुए। आपके जो एहसासात हैं और आप जो रवैये इख्तियार करते हो माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, माशरे के साथ, वो रवैये और एहसासात
किसने बनाए? उन बयानात ने, उन ख़यालात ने जो आपको इधर उधर से मिले। फिर जब वो रवैये अमल में ढलते हैं तो आपकी शख्सियत बन जाती है। तो आपकी जो शख्सियत है उसकी बुनियाद काट कबाड़ है। अजीब बात हो गई कि आपकी जो शख्सियत है वो उन रवैयों से, उन एहसासात से मिलके बनी है। और वो रवैये और एहसासात किससे मिलके बने? उन मालूमात से जो आपको हर तरफ से मिली है। तो मेरा ये कहना है कि हर फ़र्द को ये बात सिखानी चाहिए कि जब उसके पास कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बयान, कोई क़ानून, कोई उसूल आए तो वो उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उस पर यकीन करने से पहले, उसको अपनी शख्सियत की तामीर की बुनियाद बनाने से पहले उसे वो परखना सीखे कि आया ये जो बात है ये सही भी है या गलत है, मुफीद भी है या नुक़सानदेह है। सबसे पहले तो मुफीद और नुक़सानदेह तो बात की बात है। पहली बात ये है कि ये क्या ये सही भी है? हो सकता है कि ये सही ना हो और हम उसे एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करके उस पर यकीन कर लें, उसको ज़िंदगी के उसूल के तौर पर मान लें, फिर उसकी बुनियाद पर अपने रवैये, अपने एहसासात तामीर कर लें और उसकी बार बार प्रैक्टिस से वो हमारी शख्सियत बन जाए। शख्सियत बनने के बाद 5 साल के बाद पता चले कि वो बात ही क्या थी, गलत थी, तो अब क्या होगा? अब उस शख्सियत को कैसे मैनेज करेंगे आप? तो हमें हर बच्चों को, हर शख्स को ये बात सिखाना ज़रूरी हो गया अब इस दौर में कि आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो बात कही जा रही है ये सही है या गलत है। सही है तो ख़यालात को, इन्फॉर्मेशन को परखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। और ये सीखना है सोचते कैसे हैं। सोचते कैसे हैं। ये हमें सबको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले हफ्ते से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक कोर्स कराऊँ पूरा, रोज़ाना 20-25 मिनट में, जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि सोचते कैसे हैं और गौर कैसे करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम बहुत अच्छा कोर्स डेवलप कर लें और हो सकता है कि हम नाकाम भी हो जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा फ़िलासफ़िकल है। इसमें लॉजिक का इस्तेमाल है, मंतिक का। और ये जो मज़ामीन हैं ये हमारे यहाँ बच्चों को आम तौर पर नहीं पढ़ाए जाते। मैट्रिक में क्या आगे भी नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, आप साथ दें मेरा साथ। आप कैसे दे सकते हैं? आप मेरा साथ ऐसे दे सकते हैं कि आप, जब मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात अगर आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप मुझसे सवाल पूछिए। ये बात आप लोगों को सीखनी चाहिए कि जो तालीमी अमल है, सीखने का अमल है, उसमें बाज़ औक़ात उस्ताद के पास बहुत गहरी नॉलेज होती है उस बात की, उस टॉपिक की, लेकिन जब वो बयान करने के लिए खड़ा होता है तो वो उसको प्रॉपर तरीक़े से बयान नहीं कर पाता। तो फिर यहाँ पर रोल होता है उसके शागिर्दों का कि वो क्रॉस क्वेश्चन करके, सवालात करके, तनक़ीद करके, अपने जहन में जो उनको अश्काल आ रही हैं, उनको जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उसको सामने रखता है अपने उस्ताद के।
तो उस्ताद क्या करता है, जो बात वो नहीं बता पाया, जो बात वो सही तरीक़े से डिफ़ाइन नहीं कर पाया, उस पर वो रुकता है, मिसाल लेकर आता है, गौर व फ़िक्र के नए दरवाज़े बच्चों के लिए खोलता है। तो फिर वो जो मौजू है वो एक बहुत उम्दा तरीक़े से डिलीवर हो जाता है। सही है। फ़िज़िक्स मैथ बहुत सिंपल होते हैं, फ़िज़िक्स मैथ जो है वो बहुत आसान चीज़ें होती हैं। वो 2 + 2 = 4, कभी 5 नहीं होता। लेकिन जब आप फ़िलासफ़िकल चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें 2 + 2 कभी 4 नहीं होता हमेशा 6 हो जाता है, हमेशा 8 हो जाता है, 3 हो जाता है। तो वो बात यही होती है कि वो जब टीचर कहता है 2 + 2 3, तो फिर वो बच्चों को समझ नहीं आता तो वो सवाल पूछते हैं, अरे कैसे कह सकते हैं आपके 3 है? फिर वो बताता है कि ऐसे कह सकते हैं। फिर एक बच्चा कहता नहीं सर 2 + 2 आप तो 3 कह रहे हैं, ठीक है आपकी बात के लिहाज से सही है, मेरे लिहाज से तो ये 2 + 2 5 हो रहे हैं। फिर उस्ताद पूछता है कैसे 5 हो रहे हैं बताओ, तो फिर वो अपना ख़यालात का इज़हार करता है। तो इस तरह से जो है वो सोचने का प्रोसेस जो है वो चलता है क्लासरूम के अंदर। तो आप लोग उस क्लास में इस तरह पार्टिसिपेट करें। मैं कोशिश करता हूँ कि एक कैमरे के बजाय 2 कैमरे लगाऊँ, एक कैमरा मेरी तरफ और एक कैमरा आपकी तरफ, ठीक है, ताकि जो बच्चा सवाल पूछ रहा हो उस बच्चे की भी सवाल, क्वेश्चनिंग, रीज़निंग आपकी तरफ से जो है वो आनी चाहिए इनपुट के तौर पर। इसके लिए सब बच्चे ज़रा अच्छे तरीक़े से कापी पेन लेके बैठे मेरे साथ। अगली हम पीर से इसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे और ख़ूब गौर व फ़िक्र करें, क्रॉस क्वेश्चन करें, जो बात मैं बता रहा हूँ उसको टटोलें, जो सर कह रहे हैं वो सही है या गलत लग रही है हमें, अगर कहीं गलत लग रही है तो उसको फ़ौरन पूछें। तो इस तरह से जब क्लास चलेगी तो 30 क्लासेस में इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा कोर्स हम आप मिल के डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे। ये कोर्स याद रखिए, आप अभी बच्चे हैं, 5-6 साल के बाद आपकी फैमिली लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों को भी आपको कुछ सिखाना होगा। तो आप सोचेंगे कि मैं अपने बच्चों को सोचना सिखाऊं, हाँ, तो आप नहीं सिखा पाएंगे। तो ये जो कोर्स होगा ये आपके जहन में रह जाएगा। वो ज़ाहिर साहब ने और हमने मिलके एक कोर्स डेवलप किया था ज़बरदस्त, वो मौजूद है फ़लानी जगह पर। तो आप अपने बच्चों से कहेंगे देखो वो वीडियो देखो, उसमें ये बात बताई गई है, वो वीडियो देखो उसमें ये बात बताई गई है। तो एक मिलजुल के एक बहुत अच्छा जामे किस्म का हम थोड़ा सा कोर्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वहीं से शुरू करेंगे। हमारे पास जो 2.6 के 10 सवाल हमने कर लिए थे, उसके बाद दूसरे सवाल के ये 5 सवाल आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट, दूसरे का ये पहला सवाल है। 4 की पावर 12, ये कह रहे हैं अगर आप इसको हल करें तो इसमें कितने डिजिट होंगे। डिजिट समझते हैं आप, जैसे ये 324 लिखा है, इसमें कितने डिजिट हैं? 3, सही है। हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, इंग्लिश में हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम और उर्दू में हम कहते हैं आशारी निज़ाम, ठीक है। ये जो आशारी निज़ाम है या डेसिमल सिस्टम है, इसकी खूबी ये है कि इसका हर अगला डिजिट पिछले के 10 गुना को ज़ाहिर करता है। ये यूनिट है, ये टेंस है। यूनिट जैसे 10 हो जाएं तो ये बनते हैं, और ये क्या है? 100 है। इस जैसे जब 10 हो जाएं तो 100 बनते हैं। इस जैसे जब 10 हो जाएंगे तो 1000 बनेगा। उस जैसे जब 10 हो जाएंगे तो 10,000 बनेगा। उस जैसे जब 10 हो जाएंगे तो लाख बनेगा। सही। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेसिमल सिस्टम में डिजिट का इजहार है वो 10 गुना के लिहाज से है। सही है, समझ में आ रही बात आपको। और लॉगरिथम भी
10 की बुनियाद पर है। 10, 100, 1000, ठीक है। 10 का लॉग क्या होगा? 1। 100 का लॉग क्या होगा? 2। 1000 का लॉग क्या होगा? तो 1000 का लॉग जब आप निकालते हैं तो क्या निकलता है? 3। और डिजिट भी इसमें कितने हैं? डिजिट इसमें 4 हैं। लॉग क्या निकलता है? बल्कि लॉग नहीं है, उसका कैरेक्टर है, क्योंकि अगर 1025 हो, 1025 हो तो आपको पता है कि 1000 का तो लॉग क्या हो गया? 3। इसका फिर आपको निकालना पड़ता है समथिंग। तो ये जो 3 आप देख रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक है। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जितना, उससे एक ज़्यादा डिजिट्स होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो इसमें डिजिट कितने हैं? 4 हैं। इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए हमें इसके डिजिट पता चलाने हैं। वैसे तो डिजिट यूँ पता चलते हैं कि 4 को आप 12 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें। 4 को कितनी बार लिखें? ये लिखा हुआ है ऐसे। तो 4 को 12 बार लिख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसमें कितने डिजिट हैं ये पता चलाना है। तो हम ऐसे पता नहीं चला रहे कि डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करें और डिजिट बनाएं, बल्कि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा उसूल? लॉग का उसूल, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको सपोज कर रहे हैं x बराबर है 4 की पावर 12। दोनों जानिब क्या लगाइए? लॉग 4 की पावर 12। तो ये लॉग x तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये 12 इधर आ गया, बाकी क्या बचा? log 4। क्या बचा? log 4। अब आप 12 ऐसे लिखिए और 4 log का 4 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगा? 1 नहीं 0। देखिए 40 को 0 में देखें, 6021। अब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 12 एकम 12 के 2 हासिल लगे 1, 12 दूनी 24 और 1 25 के 5 हासिल लगे 2, 12 6 72। पॉइंट ऐसे आ गया। तो इसका क्या लॉग x क्या आ गया? 7.2252। अब मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है इसका, और ये वैल्यू है। तो आपको मैंने अभी मिसाल दी थी कि कैरेक्टरिस्टिक से एक ज़्यादा हमेशा क्या होता है? डिजिट्स होते हैं। तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 7 आया है तो इसका मतलब है इसमें कितने डिजिट होंगे? 8 डिजिट होंगे। तो आप ये वाला कैरेक्टरिस्टिक 7 पकड़ते हैं और इसमें क्या जमा करते हैं? 1, और क्या कहते हैं? 8 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। समझ में आ रही बात आपको? ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 4 को कितनी बार लिखूं? 12 बार। कैलकुलेटर निकालिए ज़रा, 4 की पावर 12 हल करके देखें क्या डिजिट आता है। वैसे इसको अब मज़ीद हल करके हम बता सकते हैं क्या क्या नंबर आएगा वो पूरा, ठीक है। लेकिन इन्होंने सवाल में ये नहीं कहा था इसका हल करें, इन्होंने कहा था डिजिट बताइए कितने होंगे। तो 8 डिजिट होंगे। 7 की पावर 12 कितने? 48। 7 ज़रब 12 कर दिया तुमने, 4 ज़रब 12 4। ये 4 लिखा, ये बटन है पावर का, की पावर 12, ठीक है। 4 की पावर 12 बराबर है किसके? गिनो ज़रा कितने? 2 2 4 2 6 2 8। 8 डिजिट हैं, ठीक है। तो ये सवाल आप चारों के चारों 5 सवाल हैं इसमें, पाँचों के पाँचों ये सवाल आप कर लीजिएगा।